Class 9 Civics, Chapter 1. Are these decisions democratic? So there are many institutions at the world level that perform the sum of the function that a world government would perform. But we need to know just how democratic these organizations are. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं विश्व स्तर पर जिसकी संस्थाएं जो कुछ कुछ ऐसे काम करती है जिसे विश्व की सरकारें काम करती है, लेकिन यह जानने की भी ज़रूरत है कि संस्थाएं खुद कितनी डेमोक्रेटिक हैं। इस बात को जांचने के लिए कुछ प्रभावित करने वाले कुछ फैसले हैं जिनके जो सदस्य देशों का किस हद तक स्वतंत्र और बराबर भागीदारी मिलती है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 192 देशों की स्थिति को देखा को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक वोट मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हर साल होती है जिसमें प्रत्येक देश के प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेती है जिससे इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। परिषद के 5 सदस्य स्थायी होते हैं। 5 सदस्य में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन शामिल है। बाकी सदस्यों का 2-2 वर्ष के लिए चयन किया जाता है। अस्थायी सदस्य खासकर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर होने वाले खर्च का योगदान वहन करता है। इन स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार मिलता है। अगर कोई भी स्थायी सदस्य इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद में उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं किया जा सकता है। इसी चलते संयुक्त राष्ट्र ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की मांग करने वाले देशों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देती है। इसके सभी सदस्य देशों के समान मताधिकार प्राप्त। हर देश इस कोष में जितने धन का योगदान करता है उसी अनुपात में उसके वोट का वजन तय होता है। मुद्रा कोष में 52% से अधिक वोटों पर सिर्फ 10 देशों अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इटली, सऊदी अरब, कनाडा और रूस का अधिकार है। बाकी 178 सदस्य जो देश है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसलों को ज़्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। विश्व बैंक में वोटिंग की ऐसे ही प्रणाली है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमेरिका का नागरिक ही होता है जिसका मनोनयन अमेरिकी वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। फैसला लेने के तरीक़ों की तुलना अगर की जाए तो लोकतांत्रिक तरीके से कहें तो इसकी चर्चा हम अध्याय में कर चुके हैं। जरा अगर देखा जाए तो उस देश के क्या कहेंगे जहाँ कुछ लोगों की सरकार के मंत्री का पद स्थायी रूप से बना रहे और जिन्हें संसद द्वारा दिए गए फैसलों को भी रोकने का अधिकार हो। या फिर आप उस संसद के बारे में क्या कहेंगे जहाँ पर सिर्फ 5% सदस्य ही बहुमत की राय को पलट देने का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रीय सरकारों के लोकतांत्रिक होने न होने के लिए हम जिस सरल कसौटी का प्रयोग करते हैं अधिकांश वैश्विक संस्थाएं उस पर खरी नहीं उतरती हैं। देखा जाए तो ज़्यादातर जो देश है वो जो संस्थाएं उनका काम लोकतांत्रिक रूप से नहीं होता है। अगर वैश्विक संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं है तो क्या वो कम से कम पहले की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक हो रही हैं? इस बात के भी कई संवर्धक संकेत नहीं दिखते हैं। ज़्यादातर जो संस्थाएं हैं वो लोकतांत्रिक नहीं दिखती, उन पर किसी न किसी का दबाव रहता है, बना हुआ रहता है। पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की लोकतांत्रिक चरित्र में कमी आई जा रही है। 20 साल पहले दुनिया में 2 महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इन 2 महाशक्तियों और उनके पीछे रहने वाले देशों के समूह की प्रतिद्वंदिता के कारण इन वैश्विक संगठनों का शक्ति संतुलन ज़्यादा बेहतर हुआ। सोवियत संघ के बाद अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया और इसका अर्थ यह निकलता है कि वैश्विक लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। जरूरत उन लोगों की तरफ से पैदा होती जा रही है जो विभिन्न कारणों से आज एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न देशों के लोग अपनी सरकारों की मदद के लिए एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में आए। उन्होंने युद्ध और दुनिया के कुछ देशों की या व्यापारिक कंपनियों के प्रभुत्व के खिलाफ वैश्विक संगठन बनाया और
किसी भी देश में लोकतंत्र जिस तरह से लोगों का संघर्ष पहले से मजबूत हुआ है, या वैश्विक मामलों में भी यह भी लोगों के संपर्क में आगे बढ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेमोक्रेसी प्रमोशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।